आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पहली मुद्दा सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, दूसरी चर्चा करेंगे एनआईओएस डीएलईडी की प्राथमिकता के बारे में और तीसरी चर्चा करेंगे टीआरई 2 के एज के रिलैक्सेशन संबंधी केस की स्थिति। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर को नियुक्ति पत्र सरकारी फर्स्ट फेज के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइन करने की अंतिम तिथि है। मैं व्यक्तिगत तौर पर 28 नवंबर को आयोग कार्यालय आधा घंटा बैठ कर के वहाँ पर सक्षम पदाधिकारी से बातचीत हुई, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। उसमें जो हमें जो अनुभव हुआ, बाकी और भी सूत्र से जो जानकारी मिली, उसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आयोग शिक्षा विभाग थोड़ी सी कुछ डाटा दिए हुआ है, कुछ अभी अधूरा है। शिक्षा विभाग के द्वारा रिक्तियाँ भेजी जाएगी 30 नवंबर के बाद तक। जब पूर्ण रूप से रिक्तियाँ जब भेजी जाएगी, उस रिक्तियाँ के आधार पर आयोग करेगा समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में पहले यह डाउट को एनालिसिस करेगा कि आखिर क्या कारण है कि चयनित अभ्यर्थी नहीं किए ज्वाइन। उसके बाद विभिन्न कैटेगरी की जो रिक्तियाँ विभिन्न कैटेगरी में होगा, उसके बाद मेधा अंक के साथ निकाला जाएगा सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब एक सवाल होता है कि यह कब निकाला जाएगा। इसकी प्रायोरिटी अभी प्राथमिकता जो है पीछे चल रही है, क्योंकि आयोग के पास में अब फर्स्ट है कि टीआरई 2 का पेपर का परीक्षा, टीआरई 2 की पेपर की परीक्षा का पहला है। और हमसे स्पष्ट रूप से यह जानकारी मिली कि टीआरई 2 की परीक्षा के बाद सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर करेगी विचार। और उसके बाद पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल में डाउट को रिमूवल करेगा, कन्फ्यूजन। उसके बाद जो रिक्तियाँ विभिन्न कैटेगरी के बीच में बनेगा, उसके बाद मेधा अंक के साथ करेगा सेकेंड सप्लीमेंट्री पूरक रिजल्ट का प्रकाशन। हाँ, इतना बात तय है कि आयोग के या कहीं भी विश्वास सूत्र से इतना डिटरमाइंड है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, लेकिन संख्या, रिक्तियाँ की संख्या और समय के बारे में कोई भी ऑथेंटिक बात नहीं बतलाया जा रहा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। इसमें किसी भी तरह का चिंता होने की ज़रूरत नहीं है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन टीआरई 2 पेपर के बाद निकलेगा, ऐसा लगता है। विश्वास सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हैं एनआईओएस संबंधी। कल आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी के लिए 28 तारीख को काफ़ी ख़राब दिन कहा जा सकता है कि चूँकि आपने देखा कि इससे पहले जो प्राइमरी का टीआरई 1 में बीएड वाले को किस तरह से वंचित किया गया, तो एनआईओएस अभ्यर्थी के साथ भी यही संकट है। इससे कैसे उबरना है, तो यह संदर्भ में आपने देखा कि फैसला आया और फैसला में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने एनआईओएस पर कड़ी टिप्पणी की है। खासी बिहार सरकार और एनसीटी पर भी कड़ी टिप्पणी किया है। अब इसमें यह है कि विधि विभाग से इस संदर्भ में एनसीटी जैसे बिहार में जो टीआरई 2 का या टीआरई 1 का जो रिजल्ट आया, तो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, मार्च में नियमावली बना, अप्रैल में, और मई में नोटिफिकेशन निकला, जून में अमेंडमेंट हुआ। तो इस तरह से एनसीटी जिस समय बिहार सरकार जब एनआईओएस की मान्यता दिया, तो उस समय से पूर्व में ही या तो हाई सुप्रीम कोर्ट में जाती, तो उस समय बात था, या अमेंडमेंट करता, सहमति दे करके
तो कानूनी रूप से कमज़ोर है एनसीटी। एनसीटी की जिम्मेदारी बनती है कि एनआईओएस की व्यवस्था के तहत जो 14.5 लाख का, जिसमें बिहार के भी 2,85,000 अभ्यर्थी एनआईओएस से डीएलईडी किए हैं, उनकी नौकरी देने का भी व्यवस्था के तहत जानकारी नौकरी दिलवाने का भी काम, सक्षम बनाने का काम एनसीटी का, चूँकि एनसीटी स्वायत्त संस्था है, तो एनसीटी को यह जिम्मेदारी बनती है कि नियमावली में किस तरह से करे परिवर्तन और एनआईओएस डीएलईडी को सर्वमान्य करे। इधर जो अखबार की खबर को माने तो केवीएस शॉर्ट लिस्टेड एनआईओएस अभ्यर्थी को नौकरी देने से कर रहा है इनकार, और उस अभ्यर्थी को रोका गया है परीक्षा परिणाम के बाद भी नौकरी देने से वंचित कर रहा है केवीएस। इसलिए चिंता की विषय है। मैं पूरे प्रदेश के एनआईओएस, प्रदेश ही नहीं देश के एनआईओएस अभ्यर्थियों से कहता हूँ कि अब वक्त है, समय की पुकार है और आवश्यकता भी है। वक्त की पुकार और आवश्यकता कि सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है एनआईओएस अभ्यर्थी को, जिससे कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय से हो या एनसीटी से दबाव बना करके आपके नियमावली में परिवर्तन करा करके, सहमति नहीं, अमेंडमेंट चाहिए और लेटर निकलवा करके पुनः एनआईओएस को लागू करवाना चाहिए। चूँकि यह काफ़ी गंभीर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और उसमें किसी राज्य सरकार में इसके विरुद्ध में आप अपील भी नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो सर्वोच्च न्यायालय में किस बेंच में लड़ाई किया जाए, इसके लिए एनालिसिस होगा। टीम बनाने के प्रदेश बिहार अग्रगण्य रहा है और बिहार के एनआईओएस अभ्यर्थी को भी इसमें अग्रगण्य रहना चाहिए। और इसलिए एनआईओएस को जो पूरे प्रदेश नहीं देश के जो सर्वोच्च नेतृत्व करते आए हैं, उन लोगों को आगे कदम से कदम बढ़ा करके एक साथ इसकी वैलिडिटी को बरकरार रखने से लेकर के नौकरी दिलवाने तक में लड़ाई लड़ना चाहिए। लड़ाई ही सफलता की पूंजी है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। इस बात का भी चुनाव आप लोगों को स्वयं करना है। इस लीगल पॉइंट को किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव होगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग चाहेंगे उसका अनुसरण करें, फॉलो करें और उस पर आगे बढ़ें अगर आपका सुझाव अच्छा होगा तब। इसलिए एनआईओएस अभ्यर्थी को स्वाभाविक है, चिंता विषय है। इससे पूर्व में आपने देखा है कि बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया गया है प्राइमरी नियोजन से। अब विभेदीकरण चल रहा है। पहले रेगुलर बीएड वाले बीएड और डीएलईडी का मुद्दा आया, अब डीएलईडी में एनआईओएस और रेगुलर डीएलईडी का मुद्दा आया। तो आप विभेदीकरण में जिसके जो वंचित हैं, जैसे एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी है तो एनआईओएस को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब रही बात के टीआरई 2 के एज रिलैक्सेशन के संबंधी में, आपने देखा कि हमारे नेतृत्व में जो केस किया गया है, इसको 4 तारीख को मिलेगा मौका। 4 तारीख को केस की सुनवाई है और केस की आदेश क्या आता है। अगर आदेश हम लोगों के पक्ष में आता है तो हम लोगों ने आयोग में बात किया। जैसा कि मैंने बताया है कि 28 नवंबर को जब गया था, तो होता क्या है कि जब आप अंतरिम आदेश जब कोर्ट से मिलता है तो वह शिक्षा विभाग में जाती है और शिक्षा विभाग लेटर आयोग को देता है। तो क्विकली हम लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा कि आयोग से लेटर को भिजवा करके, आयोग का कहना है कि आप लोगों को अगर 1 दिन 2 दिन पहले भी आएगा तो हम एडमिट कार्ड दे सकते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थी प्रतीक्षा करें 4 तारीख का क्या आता है हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश का फैसला। उसके तहत आप लोग जितने भी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं एज पर कागजात तैयार करें और अप्लाई की प्रतीक्षा करें। आपको मेंटली रूप से आप तैयार रहें और परीक्षा की भी तैयारी करते जाएं। बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्राइमरी का जो केस हमारे यहाँ 109 पिटिशनर के द्वारा जो किया गया है, मंगलवार के दिन हमारे द्वारा फाइलिंग कर दिया गया। हम वकील को सारी कागजात सुपुर्द कर चुके हैं। मैं बीच में कल आ गया एनआईओएस का मुद्दा। एनआईओएस के एनालिसिस करने के बाद केस की गतिविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का किसी भी कन्फ्यूजन है तो हमारे यहाँ टाइम निर्देशित किया गया है, डिसाइड किया गया है 7 साढ़े 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक रात्रि में आप मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942, इस पर संपर्क साध करके वार्तालाप कर सकते हैं।
और किसी भी आरोप प्रत्यारोप में, किसी प्रक्षेप में, कन्फ्यूजन में किसी बात को लिख देना, बोल देना, वह न्याय संगत बात नहीं है। किसी भी एक प्रदेश के मुखिया बनाने के नाते, केस की जिम्मेदारी देने के नाते आपने लोगों को ने आगे बढ़ाया, मैं आगे अपने केस की लड़ाई लड़ रहा था, आप लोग हमारे साथ जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। उसी आशा और विश्वास से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और किसी भी तरह का अगर असंतुष्टि होता है किसी पॉइंट पर, तो अच्छा विचार होगा तो हम मानेंगे, लेकिन आप डिस्कस कीजिएगा, आप रोकने का प्रयास कीजिएगा, तो मैं इस केस को कभी आगे, चाहे हमारी नौकरी भी हो जाती है बीच में, तो भी हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे, चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी सभी के लिए होता है, किसी खास के लिए नहीं। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने एज रिलैक्सेशन पर भी 8 तारीख को जब केस किया और 9 तारीख को एक सरकार ने नियमावली में चेंज की, जिसमें 10 वर्ष के लोग आ गए थे, तो क्या मैंने केस का संचालन कमज़ोर कर दिया क्या? कि केस का संचालन किया, और मैं उन अभ्यर्थी को भी कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने 10 वर्षों के अंतर्गत आ गया और पिटिशनर का शुल्क रिटर्न करने की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, केस की संचालन की एक जिम्मेदारी की एक तरीका है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मैं आप अपनी आवश्यकता से हमारे साथ जुड़े थे और उसमें कंडीशनल हम लोगों को साथ बढ़ना पड़ेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ 109 पिटिशनर का जो प्राइमरी का केस है, इसका फाइलिंग हो जाने के बाद केस का संचालन सही होगा। केस के संचालन में किसी भी तरह की सुझाव अगर आपका लीगल पॉइंट होगा तो हम उसको अनुसरण करेंगे, यह अच्छी बात है। आप यह समझिए कि आप अकेला हैं, हमारे साथ हज़ारों कॉल आता है, किस तरह से रिसीविंग होगा? एक मशीन, एक मैन मशीन के रूप में कैसे काम करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप किसी की अवस्था देखे बिना फ़ोन कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि डिविएट हो जाता है माइंड। तो डिविएट ना होने दें, काम का सुचारू रूप चलने दें, बने रहिए जीएम एजुकेशन में। मैंने संवाद कायम किया है 3 बिंदु पर, सेकेंडरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, और एनआईओएस के वैलिडिटी में के लिए क्या करना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन की तारीख मिली है 4 दिसंबर। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।